गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री। ओके, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो जनरली यूज होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसी तरीके से आज we will be studying about the applications, like how biotechnology is find use in the dairy as well as the food industry. Okay, सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी आपके फूड इंडस्ट्री को काफी हद तक इम्पैक्ट या इफेक्ट कर चुकी है। यू कैन से इट इज इन्वॉल्व इन द ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो प्रोसेसिंग हो जाए, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हो जाए, जीएम फूड्स हो गए, क्रॉप्स हो गई, पैकेजिंग हो गया, like in every aspect, in every era of the food industry, biotechnology has already find its roots and ways. So biotechnology के जो tools और techniques हैं उनका इस्तेमाल करके, उनको यूटिलाइज करके काफी हद तक आप कुछ चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीज कर रही है इंडस्ट्री, क्वालिटी को इंक्रीज कर रही है, देन इट न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रुप जो होता है, पॉपुलेशन ग्रुप होता है which may be sensitive to a particular kind of food and they may be allergic to a particular kind of food product. In that case, you can actually prepare and modify the foods specific for a particular population group. So इसी तरीके से अगर हम देखें कि कौन से कंसिडरेबल ऐसे इंटरेस्ट एरियाज हैं जो फूड इंडस्ट्री में जहां बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फायदा उठाया जा सकता है, या क्रॉप इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन द टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन द टर्म्स ऑफ शेल्फ लाइफ। तो उसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपके हैं फूड फर्मेंटेशंस, स्टार्टर कल्चर्स, recombinant enzymes, biopreservation, functional foods, GM foods, probiotics, prebiotics and symbiotic foods, milk-derived bioactive peptides, low-calorie foods, food packaging, diagnostic test for checking the quality and the food safety, as well as the biosensors. So these are the broad categories, or you can say the areas which have found the biotechnological interventions. Let us now first look at the food fermentations. What is fermentation? It is a process in which the microorganisms and their enzyme bring about the desirable changes in the food fermentation. Okay, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म और उनके द्वारा बनाए हुए एंजाइम्स आपके फूड प्रोडक्ट में डिजायरेबल चेंजेस लाते हैं, ठीक है, और फूड की कुछ प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज एनहांस हो सकती हैं? टेस्ट हो गया, एरोमा हो गया, शेल्फ लाइफ, टेक्सचर, न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो ये सब चीजें इफ यू आर इंक्रीजिंग of a particular food product with the help of microorganisms and their processes and the enzymes, then the process is known as fermentation. Basically, you can divide the fermentation into acid fermentation and alcohol fermentation. Alcohol fermentation से आप what do you get? Beer, wine, all that stuff. इसी तरीके से आपका lactic acid fermentation आता है जिससे you get the traditional products like curd and cheese. तो इस तरीके के प्रोडक्ट से डेवलपमेंट होता है। अब फर्मेंटेशन का जो आपका इस्तेमाल है फूड इंडस्ट्री में, इट इज नथिंग न्यू,
It has been there since ancient times, ancient Egypt के time से it is there since centuries. ठीक है, people have been making bread, beer, wine, vinegar, pickles, दी और जो traditional dairy products हैं जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, श्रीखंड, these have been, you know, they are the, you know, important part and the human diet का काफी बड़ा हिस्सा होता है ये across the world. Dahi, lassi and shrikhand. So these are the basic fermented products which have been, you know, being produced from the centuries. It is nothing new. इसी तरीके से जो आप माइक्रोबियल कल्चर्स का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन में, आज की तारीख में जो मॉडर्न डे फर्मेंटेशन होता है लार्ज स्केल पे, वी डोंट रिलाई ऑन द स्पॉन्टेनियस फर्मेंटेशन. आज के टाइम में in today's era what we are doing is we are controlling the controlling the fermentation processes, and we are using the desirable characteristics of the microorganism which are known as the starter cultures. High concentrated live microorganisms, starter cultures का हम यूज करते हैं और फर्मेंटेशन कराते हैं एक बहुत ही नॉन स्पॉन्टेनियस एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जो हम स्टार्टर कल्चर्स अपने आइसोलेटेड स्टार्टर कल्चर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके ना सिर्फ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सच एज एंजाइम्स हो गए, फ्लेवर्स हो गए, फ्रेग्रेंसेस हो गए, फूड एडिटिव्स हो गए एंड वेरियस अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. सो जो स्टार्टर कल्चर्स होते हैं, व्हाट इज देयर रोल? दे इंक्रीज, दे इनिशिएट एंड एक्सेलरेट the rate of fermentation process in a controlled environment. ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब जो इंडस्ट्री में आप स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक उसके पीएच पर, स्पेसिफिक एरिया में, एसेप्टिक कंडीशंस में आप सिर्फ अपने स्टार्टर कल्चर माइक्रोऑर्गेनिज्म को विच possess certain characteristics, enhanced characteristics that will give you a product which will have better properties or the final taste and aroma. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल कल्चर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोबियल कल्चर्स आपके इस्तेमाल किए जा सकते हैं. किस लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इफ यू वांट टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी फर्मेंटेड फूड्स फॉर एनहांस्ड एक्टिविटी एंड फ्लेवर डेवलपमेंट. फूड फर्मेंटेशन के अभी जो मैंने आपको बताया वेरियस प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हो गया, सॉसेजेस हो गए, पिकल्स हो गए, इसी तरीके से डेयरी में चीज, बटर, योगर्ट, कर्ड, these are the certain examples of the food products which are produced through fermentations. Now what is a starter culture? जो starter culture मैंने अभी आपको बताया, these are the concentrated live microorganisms which are used in the fermentations, commercial fermentation, food fermentation to enhance the characteristics of the food products and to facilitate the controlled fermentation processes. Starter cultures में कौन कौन से microorganisms use होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मेजरली यूज होता है, जिसमें आता है लैक्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, पीडियोकोकाई, प्रोपाइनोकोकाई, और ये सारे जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे दही, योगर्ट, चीज, दीज ऑल आर यूज्ड बेसिकली. नाउ स्टार्टर कल्चर जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है? It provides particular characteristics in a more controlled and predictable fermentation process. ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी फर्मेंटेड प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है और जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका डेवलप होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? द काइंड एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टार्टर कल्चर यू विल यूज. जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टार्टर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इस्तेमाल करोगे,
वैसा ही आपको फाइनल कमर्शियल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो इसमें और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं स्टार्टर कल्चर की, जैसे कि दे मे बी सेलेक्टेड फॉर एक्सेलरेटेड एसिड प्रोडक्शन, फ्लेवर डेवलपमेंट एज वेल एज बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन। बैक्टीरियोसिन क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपके स्टार्टर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो आपका फर्मेंटेड फूड होता है उसके स्पॉइलेज को रोकेंगे। किससे रोकेंगे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह की ग्रोथ को रोककर। सो दी lactic acid bacteria or the starter culture bacteria produces certain bacteriocins which stops or inhibits the growth of pathogenic bacteria, जिससे कि क्या होगा, एडिशनल हेल्थ प्रमोटिंग फंक्शंस आपको मिलेंगे। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए स्टार्टर कल्चर्स के, जैसे कि लैक्टिक और नॉन लैक्टिक अगर हम देखें तो रॉड्स में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, पीडियोकोकस। ऐसे ही नॉन लैक्टिक फर्मेंटेशंस में बैक्टीरिया में बिफिडोबैक्टीरियम, एसिटोबैक्टर, प्रोपाइनोबैक्टर, यीस्ट में कैंडिडा, टोरुलोस्पोरा, सेक्रोमाइसिस, मोल्ड्स में पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके of the starter cultures which are used in the production of fermented products in the varieties of fermentation processes. The next is the recombinant enzymes. Recombinant, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, recombinant DNA क्या होता है? A DNA which is made up of two DNA molecules from different sources is a recombinant DNA. इसी तरीके से उस डीएनए से जो आपको एंजाइम बनेगा या प्रोटीन बनेगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स। बेसिकली द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ओके, सो रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स आपके जनरली दीज आर द मोस्ट पावरफुल बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, ठीक है, जिनको आप कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल कर सकते हो अपने फूड के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो आजकल यूज होते हैं, proteinases, peptidases, amylases, chymosin, renin. These are the varieties of enzymes which are used in the food industries, and the way of producing them is generally now transforming from the source of plants and animal to the microbial fermentations. Microbial large scale fermentation से आजकल recombinant enzymes बनाए जा रहे हैं। इनका basically what is the requirement? Why we are using recombinant enzyme? First thing is they can be used in a controlled way. Okay, next is because there is a large expansion of the food industry, there's a large progressing factor. So if you are using and engineering your enzymes in such a manner so that you can control them in the actual environment, actual fermentative environment, then you can actually reduce the investment and the processing cost dramatically. Okay, so जितने भी आपके food enzymes होते हैं they are actually extracted from the animals or plant origins. और जैसे कि आपका एक example होता है amylase, उसको हम कहाँ से isolate करते हैं? Amylase is an enzyme that breaks down the starch or digests the starch. So it is isolated from the germinating barley seeds. But अब these enzymes जो generally जो आपके enzymes recombinant enzymes इस्तेमाल होते हैं, these are coming from the microorganisms through large scale fermentation. By optimizing the fermentation process, control parameters like temperature, nutrients, air supply, and from those fermentation these enzymes are later on purified for the industrial use. Okay, so for example इसका जो recombinant enzyme का डेयरी से रिलेटेड अगर हम सबसे पहली बात करें तो 1874 में एक डेनिश साइंटिस्ट थे आपके क्रिश्चियन हैंसन, जिन्होंने रेनिन
को या काइमोसिन को काफ के स्टमक में से आइसोलेट किया था for the cheese manufacturing. But अब you're no longer using calf for the production of this renin or chymosin. What you're using it, you're taking the gene from the calf intestine, you've inserted that gene into the bacteria, and you're using that bacteria to grow in the industries and multiply in number and produce the recombinant enzyme. So this is basically using the microbial fermentation for the production of chymosin. Basically, you are using the rDNA technology for the production of recombinant enzymes applicable in food technology. जैसे कि if you see this picture, you can see that this is the calf. In its intestine, or you can say the calf's stomach, it produces the enzyme chymosin. Now, chymosin is the enzyme which finds its application in cheese manufacturing. That we'll be discussing later in subsequent chapters and units. So this enzyme chymosin gene is isolated from the calf's stomach, which is inserted into the plasmid of the E. coli, and it is inserted into the plasmid, then put into the yeast cells, and then it is later on, after the microbial growth into the bioreactors and the fermenters, large scale chymosin is produced, which is later on isolated and purified, and then it is provided to the industries. So you're using, there is no need to kill the animal anymore. You can actually get the enzyme without killing and slaughtering the cows. Next जो आपका application आता है वो होता है biopreservation of foods. What is biopreservation? देखिए जनरली जो आपका इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल है, जो आपका चेंजिंग लाइफस्टाइल है, people are more and more getting health conscious, nutrition conscious. They're moving from one place to another. Through this there is drastic change in the requirements of the consumers, or iske liye they have become more sensitive to the food safety. The consumers wants to consume the safe food. Now to get the safe food, there are different treatments that are given to the food, like high temperature, high pressure, as well as the chemical preservatives. What happens if we add too much of chemical preservatives? कहीं ना कहीं chemical preservatives toxicity create करते हैं और nutritional properties को या फिर organoleptic properties को food की change करते हैं. So, if we want to address the needs of the consumers, so we want to reduce the use of chemical preservatives और chemical additives. तो उस केस में जो alternative हमारे पास आता है वो आता है food grade के biopreservatives का. So biopreservatives का क्या होता है? It is the safest approach for the extension of shelf life and safety of food using natural food grade antimicrobial compounds that are of plants, animal and microbial origin, and they do not pose any adverse effect of human health. So biopreservation is basically using the products or the preservation or the natural food grade compounds from plants, animal or microbial origin, and they will not affect the human health. Most common way जो आपका आता है biopreservation का, that is again fermentation. And जो generally regarded safe bacteria होता है, GRAS status bacteria होता है, वो होता है lactic acid bacteria, which is used as a starter cultures in the manufacturing of dairy products, meat and the vegetable food products. Okay, they also preserve the nutritional qualities of the food, as well as they prevent the pathogenic and spoilage microorganism to grow inside the food. Why? Because they produce the organic acid as well as the bacteriocins, which do not allow the pathogenic microorganism and the spoilage microorganism to grow inside the food.
नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन आता है फंक्शनल फूड या फिर आप कह सकते हो हेल्थ फूड्स एंड न्यूट्रिस्यूटिकल्स का। फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं? देखो, एक तो देयर इज समथिंग लाइक व्हाई डू वी ईट फूड? टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो हर फूड आपका कर देगा पूरी, but if you are generating certain fruits, there are certain foods which will suffice your nutritional need, as well as they will have some specific functions on your body. आपको न्यूट्रिशन के साथ साथ और भी आपके न्यूट्रिशनल या फिर आपकी हेल्थ को अगर वो बेनिफिट देते हैं, then you call it as functional food. These are the products that influence specific functions in the body and thereby other benefits for health. As a result of shift in the mindset of consumers through the linkage of diet with their health, the commercial interest in functional food market has grown. इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्प्रेड्स आते हैं, जाइलेटॉल स्वीटेंड च्युइंगम आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि स्पेसिफिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आते हैं आपके डेयरी में. So these are the certain products which will influence your health in certain manner, and they will do more than just meeting your nutritional requirements. Okay. The functional food concept has in recent years moved progressively towards the development of dietary supplements that may affect the intestinal microbial composition and activities and hence may influence the gut health. So ऐसे आपके फंक्शनल फूड्स आजकल डेवलप हो रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिस्यूटिकल्स आपके डेवलप हो रहे हैं जो आपके माइक्रोबियल जो फ्लोरा है, जो आपके इंटेस्टाइन में रहता है, उसको अफेक्ट कर सकता है और आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करता है. जो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस तरीके के फंक्शनल फूड्स के लिए बहुत प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और इनमें जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, आपके जो बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वो हो सकते हैं प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स, biotherapeutic proteins, omega-3, other low-calorie sugars, isoflavones. These are certain examples of the bioactive compounds present in the functional food. These are the commercial examples which are present in the market. Now, अगर हम बात करें functional food में specifically probiotics की, तो what are probiotics? Probiotics are the living microorganisms that confer a health benefit to the host when ingested in adequate amount. These are basically the microorganisms that inhabit your intestine, and they will actually increase and confer some health benefit to the host. If you will consume a certain probiotic product or food, then you will have certain health benefits. जो डिफरेंट दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैं आपके, वो आते हैं लैक्टोबैसिलाई और बिफिडोबैक्टीरियम. ये आपके मेजॉरिटी ऑफ प्रोबायोटिक फूड फॉर्मुलेशंस में आते हैं. लेटेस्ट आपका अमूल ने फॉर एग्जांपल एक चोकोबार रिलीज किया है, प्रोबायोटिक चोकोबार. उसमें कौन सा बैक्टीरिया है? इट कंटेन्स द बिफिडोबैक्टीरियम. इसी तरीके से याकुल्ट आता है, लैक्टोबैसिलाई केसी शिरोता. सो ये आपके फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हों या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए हानिकारक नहीं होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए लाभकारी होंगे. दे विल गो इनसाइड योर सिस्टम, इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड द इंटेस्टाइन, और वो आपकी हेल्थ को पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे. ठीक है. Milk and milk products, specifically fermented dairy products, are considered as excellent carriers of probiotic strains
to express their health promoting functions. ठीक है, तो इसमें जो प्रोबायोटिक्स के लिए जो बेस्ट आपके सुटेबल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस कर सकते हैं, आपकी बॉडी को क्या फायदे पहुंचा सकते हैं? इम्यूनोमॉड्यूलेशन, रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ द डिस्टर्ब्ड गट फ्लोरा, आपके इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बैलेंस है उसे रिस्टोर कर सकते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग होती है, म्यूकोजल लाइनिंग होती है, उसके जो बैरियर फंक्शन होता है, बैरियर मतलब कुछ हार्मफुल चीज, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से एंटर ना करे, उसके म्यूकोजल के बैरियर फंक्शन को इंक्रीज कराता है, lactose intolerance को prevent करता है। So these are the basic functions of the probiotics. The current focus of attention is to explore probiotics as possible biotherapeutics. Biotherapeutics मतलब कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे या डिसीजेस होंगे जिन्हें सिर्फ प्रोबायोटिक्स से आप ट्रीट कर सकते हो। बायोथेराप्यूटिक्स ट्रीट कर रहे हो आप बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कौन कौन से, जैसे कि डायबिटीज, सीवीडी, ओबेसिटी, आईबीडी, यूसी, क्रॉन्स डिसीज, आईबीडी मतलब इरिटेबल बोल डिसीज सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइसिस, एक्यूट डायरिया, serum cholesterol reduction, shortening of duration of respiratory infections, blood pressure control, colon cancer, UTI। ये कुछ ऐसे आपके मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे काफी फोकस आजकल हो रहा है टू ट्रीट देम, टू एक्सप्लोर प्रोबायोटिक्स एज द बायोथेराप्यूटिक्स। जो आपका रिकॉम्बिनेंट, अच्छा आप जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि नेचुरली आपको सारे के सारे प्रोबायोटिक स्ट्रेन मिल जाए। नेचुरली आपके अगर कोई स्ट्रेन है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जॉनसनी है, LH1, दिस इज द स्ट्रेन व्हिच हैज द प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, इसका एक रिकॉम्बिनेंट आपने स्ट्रेन डेवलप किया है which is which is extensively finding use in the commercial preparation of probiotic। क्यों यूज होता है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा आपके इम्यून सिस्टम पे अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इट हैज अ पॉजिटिव इम्यूनोमॉड्यूलरिटी इफेक्ट ऑन योर सिस्टम। अब जो फर्मेंटेड मिल्क होता है, अगर आप LB जॉनसन LA1 का जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, इसमें मिक्सचर प्रोड्यूस होता है D and L लैक्टेट का। It produces a racemic mixture of D and L lactate in the ratio of 60:40। Now जो D lactate होता है आपके मिल्क, फर्मेंटेड मिल्क में, वो आपका स्ट्रेन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, और वो मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये जो होता है कुछ पेशेंट्स में बोल सिंड्रोम या फिर इंटेस्टिनल फेलियर जिनमें होता है, या फिर जो न्यू बॉर्न होते हैं जिनका इमेच्योर लिवर होता है, उसमें जो ये डी लैक्टेट होता है, इट कॉजेज द एसिडोसिस एंड एन्सेफेलोपैथी। Okay, the patients who are suffering for Bowles syndrome and intestinal failures, they actually get the symptoms of acidosis and encephalopathy because of the D-lactate। Now what is the solution? सॉल्यूशन ये हुआ कि इसमें एक सिंगल कॉपी थी जीन की, LDHD जीन, डी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। डी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो जीन था आपका, उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया। आफ्टर द इनएक्टिवेशन ऑफ दिस जीन, जो आपका LA1 था वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कराएगा L लैक्टेट एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस द डी लैक्टेट। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन डेवलप हुआ विच विल प्रोड्यूस ओनली L लैक्टेट, वो आपका किसके लिए लाभकारी हुआ? It has the beneficial properties as parent probiotic, while the absence of D-lactate makes it safer alternate for specific populations। किसके लिए होगा ये? The people who are suffering for Bowles syndrome or intestinal failures, or the newborns which have the immature liver। Okay, so Lactobacillus johnsoni
A1 is a very important probiotic. It has very good effects on the immune system, but it produces two types of lactate, that is the D-lactate and L-lactate in the racemic mixture of 60:40 ratio. If a person is a patient of bowel syndrome and intestinal failures, then the D-lactate causes problem in his system. For the specific people and the specific population, a new strain has been developed in which the dehydrogenase gene is turned off or inactivated. So the particular new strain produces only L-lactate, which can be beneficial for such populations. These are certain probiotic products which are already available in the market. This is the probiotic dahi. You can see the taglines which are there: improves immunity, stronger bones, improved digestion. Yakult, which has the lactobacillus casei shirota. Similarly, you have this choco bar. You can see probiotic here. Another sugar-free probiotic frozen dessert, probiotic wellness ice cream. So these are the varieties of Amul products which are available in the market, and they have the probiotic strains, microorganisms present in them. I think this should be good for today's lecture. इसके आगे का we'll be studying in the next lecture.